आपके सामने आज लेकर आए हुए हैं प्रश्नावली 2.1। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो फौरन उनके लिए देखिए, क्योंकि हर एक वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। कोई वीडियो लंबी है ये तो मैं मान सकता हूं, लेकिन अगर किसी वीडियो आपको समझ में नहीं आया ये मानना मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम धाकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। बिना समय बर्बाद किए सीधे आते हैं हम लेकर प्रभु का नाम, जय टेकरी सरकार, जय सिया राम। पहला प्रश्न का कहना क्या है देख लीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से, एक्चुअल में इसके बीच में स्पेस है मेरे भाई, स्पेस है। निम्नलिखित, कहाँ स्पेस है? निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। मैं आपको बताऊं ना कि ये जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं शुरुआत में, ये केवल और केवल ये पता करने के लिए पूछे जाते हैं कि आपने शिवम सर की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है नहीं देखी। क्योंकि वीडियो को पोस्ट करके देख लो, अगर इंट्रोडक्शन देख रखा है, इनके आंसर आप चुटकियों में देने वाले हैं। और अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो बताइए मुझको। देखिए क्या है, हमने वहां देखा था कि ऐसा व्यंजक क्या होता है सब समझा रखा है। ऐसा व्यंजक जिसकी पावर मेरे भाई पूर्ण संख्या, जो हमारी क्या होती है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो जीरो से चालू होती है और कहाँ तक जाती है? जीरो से चालू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। हमने देख रखा है कि ऐसा व्यंजक जिसमें चर के ऊपर, मतलब ABCD के अक्षरों के ऊपर कोई भी इन नंबरों के अलावा घात के रूप में है तो वो बहुपद नहीं होता। यही देखा है हमने वो। तो मुझे बताओ, अब आगे देखिए क्या है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में, क्या लिखा है? एक चर में। इसका मतलब ये है कि x है ना, आप बोलेंगे ये x है। अभी बता रहा हूँ, जैसे ही प्रश्न आएगा तो उस समय मैं आपको याद दिलाऊंगा ये है क्या। एक्चुअल में देखिए, तो ये है क्या, तो हम इसका जवाब भाई क्या देंगे? इसका जवाब हम क्या देंगे? उत्तर क्या देंगे? हम इसका देंगे कि हाँ यह हमारा क्या है? एक चर में बहुपद है। आप बोलेंगे एक x ये है, एक x ये है, तो ये अलग अलग x हैं, तो ये दो चर में होगा यार। ना मुन्ना ना, ये दो चर में नहीं हुआ। ये x ही यहाँ है, अगर x यहाँ होता, यहाँ y होता तो हम क्या मान लेते? तो हम मेरे भाई क्या मान लेते? हम मान लेते कि ये दो चर में है। x यहाँ होता, p यहाँ होता तो भी ये होता दो चर में। x भले हमारा 100 जगह लिख रहा हो तो भी वो एक चर में माना जाएगा। इसके बारे में हमने देखा, इसके बारे में उत्तर हमने देखा। इसके बारे में क्या है? y की घात कितनी है? 2 है, तो ये हमारा बहुपद तो है, क्योंकि 2 हमारी एक पूर्ण संख्या होती है, वो 2 हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, 2 रूट के अंदर बैठा है तो रूट के अंदर बैठे वाले को बहुपद नहीं कहते। तो याद करिए, इंट्रोडक्शन बताया कि रूट के अंदर कोई नंबर बैठा है कोई परेशानी नहीं, लेकिन चर नहीं बैठना चाहिए, ABCD का अंदर नहीं बैठना चाहिए रूट के अंदर, तो हम उसे क्या कहेंगे? तो ये भी हमारा क्या होगा भाई? बहुपद होगा। ये भी हमारा एक चर में बहुपद होगा। इसे देखते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है। तो देखिए, हमने देखा कि टी कहाँ बैठा है? रूट के अंदर। क्या हमने ये पहले से सीख रखा है? इसका मतलब है टी की घात 1/2। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? टी की घात 1/2। अगर टी की घात 1/2 है, तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती, और अगर 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये हमारा बहुपद ही नहीं है। एक चर में या दो चर में वो तो बाद का विषय है, ये बहुपद ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? नहीं। क्यों लिखा है? कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। क्या लिखा है? कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। नहीं है तो हमें कारण देना है, नहीं, क्योंकि यहाँ चर की घात, चर ही बोलते हैं हम, ABCD के किसी लेटर क्या बोलेंगे? चर। यहाँ चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है मेरे भाई? पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 1/2 आएगा। 1/2 पूर्ण नहीं है, तभी तो हमने उसे क्या बोला है? बोला है कि ये हमारा एक चर में, यहाँ ये नहीं है हमारा एक चर में बहुपद। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। इस लाइन को बार बार नहीं लिखूंगा, इस लाइन को लिख लीजिए। आपको बार बार लिखना है, मैंने एक बार बता दिया, इसका रीज़न ये देंगे। प्रश्न 3 में जो समझा है देखिए, आगे देखते हैं क्या है। लाइन को बार बार नहीं लिखूंगा, अगर नहीं का रीज़न आया तो आप लिख पाएंगे। देखिए क्या है हमारा, यहाँ पर हमने देखा क्या है, तो हमने यहाँ देखा कि
कि बाय तो बाय है, बाय की घात 1 है, लेकिन यहाँ दिख रहा होगा कि बाय की घात 1 है, लेकिन अच्छे से हमने सीख रखा है कि बाय अगर कभी नीचे आ जाए, बाय अगर कभी नीचे आ जाए तो उसकी घात माइनस में हो जाती है। अगर पहले से घात माइनस में होती है तो वो नीचे आकर बाय की घात प्लस हो जाती है। पहले घात बाय की 1 हमारी किस में है, माइनस में, तो नीचे आकर प्लस हो जाएगी, कुछ घात नहीं लगी मतलब प्लस बन है। यहाँ पर माइनस बन है और यहाँ कुछ नहीं लगी है तो मतलब ऊपर जाने पर प्लस हो जाती है। ये बाय हमारा कहाँ है, बाय हमारा कहाँ है मेरे भाई, नीचे है। कहाँ है मेरे भाई, नीचे है। तो इसी को हम कुछ इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि बाय प्लस 2 लिखा है, 2 को बाय के पास बिठाएंगे तो बाय की घात -1 हो जाएगी। और जैसे ही बाय की घात -1 होगी, जैसे ही बाय की घात -1 होगी तो हमें याद आएगा, कि -1 तो पूर्ण संख्या नहीं होता, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में किसी भी तरह के ऋणात्मक संख्या नहीं आती हैं। तो हम यहाँ पर भी वही रीज़न लिखेंगे, नहीं और क्योंकि के बाद आप पूरा का पूरा वैसा ही लिख देंगे जो कि हमने पिछले जो तीसरा नंबर का हमारा क्वेश्चन था उसके जवाब में लिखा था, क्योंकि रीजन तो यहाँ पर भी वही है, कारण तो यहाँ पर भी वही है, क्योंकि बाय की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर हमने आंसर क्या देंगे, यहाँ पर देखिए हमने देखा x की घात कितनी है, 10 है, चलेगा, 10 पूर्ण संख्या होती है, 3 है चलेगा, 50 है चलेगा, 3 है चलेगा, 10 है, 50 है चलेगा। यहाँ पर रीज़न क्या देंगे, यहाँ पर मेरे भाई रीज़न क्या देंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कि यह हमारा पॉलिनोमियल मतलब बहुपद तो है, यह हमारा बहुपद तो है, लेकिन यह हमारा एक चर में नहीं है। प्रश्न में यही तो पूछा था कि एक चर में बहुपद बताओ, क्या पूछा था मेरे भाई, एक चर में बहुपद बताओ। तो ये बहुपद तो है, ये जो हमने देखा है ये बहुपद तो है, लेकिन एक चर में नहीं है। क्यों, क्योंकि x अलग चर है, y अलग चर है, t अलग चर है। तो इसका आंसर हम क्या देंगे, उत्तर हम क्या देंगे मेरे भाई, इसका उत्तर देंगे नहीं। तो ये भी होगा क्योंकि ये एक चर में बहुपद नहीं है। हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इसका कारण अलग होगा, इसलिए फिर से पूरा कारण लिख रहा हूँ, क्योंकि यह 3 चर में बहुपद है, यह 3 चर में बहुपद है। ये बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है, बल्कि कितने चर में है मेरे भाई, 3 चर में है। कितने चर में है मेरे भाई, 3 चर में है। देखिए बेहद आसान है, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। किसका गुणांक लिखना है, x² का गुणांक लिखना है। आप समझिए गुणांक किसे कहते हैं, नाम से मतलब समझिए गुणांक किसे कहते हैं। तो देखिए गुणांक कैसे बना है, गुणांक हमारा बना किससे है, गुणांक तो मतलब गुणा प्लस अंक। क्या संधि विच्छेद संस्कृत पढ़ा रहा हूँ क्या मैं तुम्हें, नहीं, मैं गणित पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मतलब समझने की कोशिश करिए क्या है गुणा प्लस अंक। मतलब कि जिस अंक का गुणा हो रहा होगा वही गुणा कहलाएगा। किस में हो रहा होगा, तो x² का गुणांक पूछा है तो x² में किसका गुणा हो रहा है वो बताना है। y² का पूछेंगे तो y² में किसका गुणा हो रहा है वो बताना है। t का पूछा तो t में किसका गुणा हो रहा है वो बताना है। हमसे x² का पूछा है तो हमें क्या देखना है, बहुपद में हमें क्या देखना है मेरे भाई, बहुपद में हमें केवल x² पर नज़र होगी। हमारी नज़र हमेशा कहाँ होगी, केवल x² पर होगी। ये x² है क्या, नहीं है तो इसे काट दो। ये x² है क्या, नहीं है तो इसे काट दो। नहीं है तो मेरे भाई इसे काट दो। तो हम क्या देखेंगे, x² में किसका गुणा हो रहा है। तो हमने देखा x² में गुणा किसी का नहीं हो रहा है तो बन का तो हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है तो किसका हो रहा है, बन का हो रहा है। तो जब हमें कुछ नहीं दिखेगा तो गुणा किसका हो रहा है, तो बन का हो रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या आंसर हो जाएगा, बन हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 बैठा होता तो हम बता देते 3 का गुणा हो रहा है तो इसका आंसर कितना हो जाता, 3 हो जाता। कितना हो जाता मेरे भाई, 3 हो जाता। अब देखिए आगे, इसमें देखा हमने उत्तर देने के लिए x² का गुणांक चाहिए तो हमें केवल x² को देखना है। x³ को देखेंगे क्या, नहीं देखेंगे। 2 को देखेंगे क्या, नहीं देखेंगे। क्या फेयर कॉपी में काट के फेंक देंगे क्या, नहीं। अरे मेरे भाई काटना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमारा ध्यान केवल यहाँ होगा। तो मुझे बताओ x² में किसका गुणा हो रहा है, कुछ नहीं है तो इसका आंसर भी क्या होगा, बन होगा। क्या आंसर होगा मेरे भाई, बन आंसर होगा। अगला देखिए अगला क्या है, देखिए x² का गुणांक देखना है तो इसे देखेंगे क्या, नहीं। x² ये है, इसमें इसी का गुणा हो रहा है। अरे कोई साइन नहीं लग रहा तो इसका गुणा हो रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/2, क्योंकि x² में गुणा इसी का हो रहा है तो यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन समझिए। सर आपने तो ये बोला था कि x² का गुणांक पूछें तो x² को देखो, मैं बोलूँगा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो।
तो ये तो एक्स स्क्वायर कहीं लिखा ही नहीं है, इसमें तो एक्स स्क्वायर कहीं लिखा ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा मेरे भाई ये है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर आपसे ऐसी नंबर का, ऐसे वेरिएबल का अगर आपसे गुणांक पूछ लिया जाए, अगर आपसे ऐसे नंबर का गुणांक पूछ लिया जाए जो उस बहुपद में हो ही नहीं, ऐसे बहुपद में, ऐसे में हमारा आंसर हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। हमेशा आंसर क्या होगा, जीरो होगा। और कारण बताऊंगा जीरो क्यों होगा, रटा नहीं रहा हूँ, कारण बताऊंगा। सर आपने ये बता दिया कि अगर ऐसा कोई हमसे पूछ लिया कि जैसे इसमें एक्स स्क्वायर हमें दिख ही नहीं रहा है, अगर हमें दिख ही नहीं रहा है तब भी उसका हमसे गुणांक पूछ लिया तो आंसर आपने बता दिया जीरो, हमें अच्छा लगा। लेकिन हमारे अंदर जिज्ञासा है जीरो आंसर क्यों होगा। वो इसलिए होगा कि मानकर चलिए इस बहुपद में प्लस हो रहा हो एक्स स्क्वायर, लेकिन उसमें किसका गुणा हो रहा होगा कि उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई, तो हम मान रहे हैं कि जीरो हो रहा होगा। हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर होगा, हमने क्या कल्पना की कि इसमें एक्स स्क्वायर कभी रहा होगा नहीं, एक्स स्क्वायर है इसमें, तो हमने इसमें प्लस किया। और एक्स स्क्वायर में जिसका गुणा होगा उसे उसका गुणांक कहेंगे। एक्स स्क्वायर में जीरो का गुणांक हुआ होगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो में बदल गई होगी, और जीरो में बदली होगी तो जीरो को लिखने या नहीं लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक्स स्क्वायर तो है लेकिन उसमें जीरो का गुणा हो रहा है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में नहीं आई है ये बात तो कोई बात नहीं, आप ये याद रख लीजिए, अगर ऐसे वेरिएबल का हमसे गुणांक पूछ लिया है तो कैसे वेरिएबल का आंसर पूछ लिया जो उसमें है नहीं, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, जीरो। क्या आंसर होगा, जीरो। अब यहाँ देखिए क्या है, 35 घात के द्विपद। अगर हमने इंट्रोडक्शन नहीं देख रखा है तो यकीन मानिए कुछ समझ में नहीं आएगा, और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। देखिए क्या है, इसमें भी इंट्रोडक्शन का काम है, सारे क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन का काम है, पूरी इंट्रोडक्शन पर बेस्ड क्लास है। देखिए क्या है, इसमें है क्या, एक्चुअल में हमसे क्या पूछा है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का, 100 घात का एक पदी होना चाहिए और 35 घात का द्विपदी होना चाहिए का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब 35 घात का तो क्या होना चाहिए मेरे भाई, द्विपद। 35 घात का क्या होना चाहिए, द्विपद होना चाहिए। तो इसका उदाहरण बाद में देखेंगे, पहले इतना देखो, 35 घात का द्विपद मतलब कि दो पद तो होना चाहिए, हमने लिख लिया मेरे भाई 3x और इसकी घात लगा दी 35, लेकिन एक ही पद है, इसकी घात 35 है, ये तो सही है, 35 घात का बहुपद बन गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है, द्विपद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द्विपद होना चाहिए, मतलब दो पद होना चाहिए, मतलब एक पद और ले आते हैं। तो एक पद हमने क्या लिख लिया है, एक पद हमने लिख लिया है x और इसकी पावर हमने लिख दी है 32। कितनी लिख दी है, 32। आप इसे 31 कर दो, 33 कर दो, कितनी भी कर दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन किसी भी सूरत में 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये बहुपद है तो बहुपद की अधिकतम घात को हम उस बहुपद की घात कहेंगे, और अगर मैं इसे 35 से छोटा नंबर रखूँगा तो इस बहुपद की घात 35 ही कहलाएगी। लेकिन अगर मैंने इसकी घात को अगर 37 कर दिया, 36 कर दिया या 100 कर दिया तो फिर घात ये बड़ी हो जाएगी, फिर हम इस बहुपद की घात को 37, 38 या 39 जो भी कहेंगे, जो बड़ा नंबर होगा। तो क्या हमने पहला उदाहरण सही दिया, 35 घात का है तो इस बहुपद की घात 35 कहलाई, क्योंकि बड़ी घात को हम घात कहते हैं। द्विपद, क्या इसमें भी दो पद हैं, बिल्कुल हैं। तो एक उदाहरण हमारा हो गया, ठीक है, एक उदाहरण हमारा हो गया। मुझे बताओ दूसरा उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा उदाहरण मेरे भाई क्या हो जाएगा। तो आगे लिखा है कि 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी, मतलब इस बार केवल एक ही पद होना चाहिए। तो हमने लिख दिया क्या लिख दिया मेरे भाई, हमने लिख दिया 5p और इसकी घात कितनी होनी चाहिए, 100। क्या लिखा है, घात कितनी होनी चाहिए, 100। क्या यही लिखा है कि एक ही पद होना चाहिए, एक पद लिखा है, इसका मतलब अब पद लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब पद लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब 5p⁻100, मतलब 5p की घात कितनी है मेरे भाई, 100 है। कितनी है, 100 है। तो ये हमारे आंसर हैं। सर NCERT में तो आंसर, उत्तरमाला में तो आंसर अलग दिया है, हमारे कोचिंग वाले सर ने तो अलग करवाया है। तो मेरे लाल, मेरे पीले, इसके उदाहरण तो हजारों बन सकते हैं। उन्होंने पूछा है कि कोई भी उदाहरण बताओ, तो हमने कई सारे उदाहरण हैं, उनमें से हमने कुछ दे दिए, आपके कोचिंग वाले सर ने कोई और दे दिए,
एनसीईआरटी ने कुछ और दे रखे हैं, तो इनके आंसर सभी के अलग अलग होने के बावजूद भी हम सभी के आंसर सही हैं, सभी के आंसर सही हैं। आपके मन में ऐसे आंसर आ रहे हो जो इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हो, तो वो आंसर भी हमारे क्या होंगे मेरे भाई, सही होंगे। क्या होंगे मेरे भाई, सही होंगे। देखिए क्या है, बहुपद की घात लिखिए। मैं फिर से आपको रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुपद की घात चर की अधिकतम घात को कहते हैं। चर की अधिकतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। चर की अधिकतम घात को क्या कहते हैं मेरे भाई, बहुपद की घात कहते हैं। इसमें उत्तर क्या होगा, मैं बहुत फास्ट आंसर दे रहा हूँ, आप वीडियो को पोस्ट करके सभी के आंसर करने की कोशिश करिए। एक्स की घात कितनी है, 3, एक्स की घात 2, एक्स की घात 1, अधिकतम घात कितनी है, 3, तो ये क्या कहलाएगी, इस बहुपद की घात कहलाएगी। क्या कहलाएगी मेरे भाई, बहुपद की घात कहलाएगी। बाई की घात कितनी है, 2, तो अधिकतम कितनी है, 2 ही है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर टी की घात कितनी है, 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा आंसर, 1। यहाँ पर सोचने की बात है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर 3 की कोई घात नहीं दिख रही है तो 1, तो यहाँ पर आंसर 1 भी कर दो, 1 कर दो। लेकिन याद करिए, मैंने ये नहीं कहा कि नंबर की अधिकतम घात को कहते हैं या किसी बहुपद में किसी भी पद की अधिकतम घात को कहते हैं, नहीं, चर की अधिकतम घात को कहते हैं। मतलब ABCD के अक्षरों की, अल्फ़ाबेटिकल लेटर की जो मैक्सिमम पावर होगी उसे हम डिग्री कहेंगे, किसकी, बहुपद की। लेकिन यहाँ पर तो कोई बैठा ही नहीं है, यहाँ पर तो कोई अल्फ़ाबेटिकल लेटर मतलब चर है ही नहीं, इसका मतलब इसकी घात कितनी होगी। तो सुनिए, हम मानेंगे कि यहाँ पर T रहा होगा, हम क्या मानेंगे, यहाँ पर T, P, X, Y, Z कुछ भी रहा होगा चर, उसकी घात 0 हुई होगी। तो हम जानते हैं किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आता है। उसका आंसर कितना आता है मेरे भाई, 1 आता है। अगर 1 आता है तो T की पावर 0 का मतलब 1 हुआ होगा, और 3 एकम भी कितना होता है, 3 होता है। इसका मतलब इसमें T तो है या कोई वेरिएबल तो है, लेकिन उसकी पावर कितनी है, 0 है। कितनी पावर है, 0 है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने आपको रीज़न बता दिया है। अब समझिए आगे क्या लिखा है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक बहुपद हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं। इंट्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जब हमने बहुपदों के प्रकार देखे थे तो हमने वहाँ पर 2 तरह से बांटा था, वर्गीकरण किया था। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एक बार हमने पदों के आधार पर बहुपदों को बांटा था, जहाँ पर हमने देखा था 1 पद वाले को एक पदी, 2 पद वालों को द्विपदी और 3 पद वालों को त्रिपदी बहुपद कहा था। इसके बाद हमने घातों के आधार पर जब वर्गीकरण किया था तो हमने देखा था कि 1 घात वाले को रैखिक, 2 घात वाले को द्विघाती, 1 घात वालों को क्या कहा था मेरे भाई, 1 घात वालों को क्या कहा था, रैखिक कहा था, 2 घात वालों को द्विघाती कहा था, और हमने 3 घात वालों को क्या कहा था, त्रिघाती कहा था। तो ऐसे ही यहाँ पर पूछा है कि ये कौन से हैं, तो इंट्रोडक्शन देख रखा है तो आप खुद इसका जवाब दे पाएंगे। मुझे बताओ, x की घात कितनी है, 2 है, यहाँ कितनी है, 1 है, तो हाईएस्ट पावर अधिकतम घात को मानते हैं तो इसकी घात 2 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, द्विघाती। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये द्विघाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। बोलो हाँ या ना, लिख लेंगे द्विघाती बहुपद। अच्छा, ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, ये भी हमारा x की घात 2 है, x की घात 2 है, तो ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। लिख लेंगे आप। ये भी हमारा, ये कौन सा है, ये भी हमारा कौन सा है, y की घात 2 है, यहाँ 1 है, अधिकतम कितनी है, 2, अधिकतम कितनी है मेरे भाई, 2, तो ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें क्या है, तो x की घात कितनी है, 1 है, x की घात कितनी है, 1 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, रैखिक बहुपद होगा। कौन सा बहुपद होगा मेरे भाई, रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि जिसकी 1 घात है उसे हमने क्या कहा था, रैखिक। क्या कहा था हमने, रैखिक कहा था, रैखिक बहुपद है। यहाँ पर कितनी, 1, तो ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, रैखिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, आप लिख लेंगे। ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा द्विघाती बहुपद है, क्योंकि r की घात कितनी है, 2 है, r की घात कितनी है मेरे भाई, 2 है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ये भी हमारा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। आपको पूरा पूरा नाम लिखना है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका नाम आखिरी बचा हुआ, इसका नाम भी क्या होगा, ये भी हमारा कौन सा होगा मेरे भाई, तो इसका आंसर भी हमारा क्या होगा,
त्रिघाती बहुपद होगा। कौन सा होगा हमारा ये? त्रिघाती बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 घात है। तो इसको तो हमने इंट्रोडक्शन में ही अच्छे से देख लिया था। तो आई होप अब आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके कमेंट जरूर किया करिए, जिससे हमें एनर्जी मिले और अगली वीडियो उसी उत्साह के साथ हम आपको बना सकें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, जिससे आपको घर बैठे पूरी आपकी पढ़ाई का आनंद मिल सके। मिलते हैं अगली इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।